नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर संविधान हत्या दिवस को लेकर सरकार की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। यह वो तारीख है जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है और पिछले महीने की जिस 4 जून की तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन को मोदी मुक्ति दिवस बता दिया है। तो एक बहुत बड़ा ये राजनीतिक हमला कह सकते हैं केंद्र सरकार का। इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार ने बाकायदा इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 25 जून 1975 जब इमरजेंसी लगाई गई थी। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार के फैसले पर बड़ा ऐतराज जताया। इमरान प्रतापगढ़ी से बात की है संवाददाता जैनेंद्र ने। कांग्रेस की मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा सांसद। क्या कहेंगे, 25 जून को सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, इसको लेकर बाकायदा गजट नोटिफिकेशन ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह। अब जो सरकार पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगा करके सरकार चला रही हो, जिस पार्टी के मातृ संगठन ने बहुत दिन तक तिरंगे को नहीं माना, देश के संविधान को नहीं माना, बाद में मजबूर होकर के माना, वो संविधान हत्या का नोटिफिकेशन कराए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अप्रासंगिक बात है और हेडलाइन मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और 4 जून को जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि 4 जून को देश ने मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन पहले ही कर दिया है, इसलिए अब सरकार बौखला करके इस तरह के प्रपंच करते हुए इस तरह के नोटिफिकेशन कर रही है। देश जानता है कि 10 साल से अघोषित आपातकाल मौजूदा सरकार ने देश में लगा रखा है। तो लगता है ये संविधान के मुद्दे पर आप लोग अब घिर गए, आप खतरे में बताते हैं। उन्होंने तो बताया कि आपने तो हत्या कर दी। जैनेंद्र जी, दरअसल देश का जो संविधान है वो खुद एक आईना है। आपने आईने की बात की, तो मुझे लग रहा है कि इस बीच प्रधानमंत्री जी को वो आईना एक बार देखना चाहिए कि उनके नेता लगातार चुनाव में बात करते रहे। नैरेटिव हमने नहीं बनाया, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया। हमने उस नैरेटिव का काउंटर किया। वो इनकार कर सकते हैं कि अनंत हेगड़े ने बयान नहीं दिया, दिया कुमारी ने बयान नहीं दिया, उनके नेताओं ने बयान दिया। हमने कहा कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, और जिसको जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का पक्ष सही है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ नीरज पांडे और जैनेंद्र, हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। और नीरज, सबसे पहले तो वही बात जो बार बार संविधान को लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेर रही थी, पिछले चुनाव के वक्त से ही हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जा रहा था। क्या उसी को अब बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में, उसने एक हथियार के तौर पर कांग्रेस पर चला दिया है? देखिए, विपक्ष ने पिछले सदन में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो सरकार को घेरने का प्रयास किया और बाकायदा संविधान के नाम पर प्रयास किया। आप देखिए कि विपक्ष के, कांग्रेस समेत जितने विपक्ष के नेता थे, उन्होंने जब अपनी सांसदी की शपथ ली तो तब भी उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। तो दरअसल उसी के लिए, उसी के जवाब के रूप में विपक्ष को आईना दिखाने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम है कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल के दौरान ना तो मीडिया को बोलने की आज़ादी थी, ना किसी नेता को भाषण देने की आज़ादी थी, ना कोई रैली करने की आज़ादी थी, लोगों को घर में लॉक कर दिया गया था। तो ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लगातार सरकार मंचों से उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से कहती रही है कि दरअसल सही मायने में संविधान की हत्या करने वाली तो कांग्रेस ही थी और उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लगातार अपनी सभाओं में भी कहते रहे हैं और पिछले सेशन में भी ये बात कही गई। और आपको याद हो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाकायदा इसको लेकर एक सदन में प्रस्ताव भी पारित किया जो आपातकाल पर था। तो ये दरअसल एक्सट्रीम पर जाकर सरकार ने इस दिवस को, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां वो भी याद रखें कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया गया था। यही कारण है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से किया गया और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। जी देखिए जैनेंद्र, ये सच्चाई है। अगर देश की आजादी के बाद से हम बात करें तो जीवंत उदाहरण अगर हम देखें, लोकतंत्र की हत्या जो बार बार बात कही जाती है नेताओं की तरफ से, 25 जून 1975 को जो कुछ हुआ था जब इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, अब कांग्रेस क्या घिर गई है जब बीजेपी ने ऐलान कर दिया, बीजेपी शासित सरकार ने, या फिर कुछ और रुख देख रहे हैं आप कांग्रेस का?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस संविधान खतरे में का डर दिखा रही थी, बीजेपी ने आईना दिखा दिया कि संविधान खतरे में कब पड़ा था, और बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि संविधान की हत्या हो गई थी। हालांकि रोचक ये है कि देखिए 75 की इमरजेंसी के बाद वाजपेयी जी की सरकार रही, खुद प्रधानमंत्री मोदी की 10 सालों तक सरकार रही, लेकिन अब जाकर के जो है वो 25 जून को एक बाकायदा एक दिवस के तौर पर दिया गया है। मेरे साथ आलोक शर्मा जी, इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये आप लोग क्या चुभ रही है ये बात जो सरकार ने ऐलान किया है संविधान हत्या दिवस 25 जून? देखिए, चुभ तो रही है, बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो चुभ रही है देश को, महंगाई चुभ रही है, मणिपुर का दंश चुभ रहा है, और जो आज इन्होंने किया वो केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक गुब्बारा फूट गया है मोदी जी का, ब्रांड मोदी का, उसमें बार बार बुझे हुए कारतूस से हवा भरी जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 77 में 75 में जो भी घटनाएं हों उसके लिए कांग्रेस ने खेद व्यक्त किया। उसके बाद 1980 में देश की जनता ने देश में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाई। आज 10 साल के बाद ये पकौड़े तल रहे थे 10 साल से, अगर इतना ही बुरा हाल था तो मुझे लगता है कि केवल और केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट है। अगर सरकार बनी, कांग्रेस की मौका मिला, अगर बीच में ही मिल गया और नहीं 29 में मिला, क्या इसको आप लोग इसको खत्म करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक पॉलिसी डिसीजन है, कैबिनेट डिसीजन है, और गजट नोटिफिकेशन से आज आया है। सरकार बनेगी तब उसका उत्तर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अघोषित आपातकाल जो 10 साल से चल रहा है, देश उससे चुभन मान रहा है। बिल्कुल, देखिए पुरानी बात है तो कांग्रेस के पास कहने को है। कांग्रेस कह रही है कि इसके बाद देश में चुनाव हुए और पहले भी इमरजेंसी पर खेद जता दिया गया, और कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल कह रही है। वही चीज इस सरकार के नए फैसले पर कांग्रेस जो है वो कह रही है जी। लेकिन ये एक सच्चाई नजर आती है कि कांग्रेस अभी इस पर घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि यह हकीकत है कि जो कुछ हुआ था उस वक्त 1975 में 25 जून को, तो लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट जो होते हैं संविधान प्रदत्त, उनका हनन हुआ था। ये एक सच्चाई है। इस पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर शहीद अंशुमन सिंह की भी बात होती रही है, उसकी भी हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और हमारे साथ जैनेंद्र भी थे। तो अंशुमन सिंह की अब हम बात करेंगे। उनकी पत्नी स्मृति की चर्चा होती रही। बीते शनिवार को शहीद की पत्नी को कीर्ति राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र मिलने के बाद शहीद का परिवार चर्चा में आया और शहीद की पत्नी स्मृति की प्रेम कहानी वायरल हुई। लेकिन अब शहीद के घर में ही सम्मान पर घमासान छिड़ गया। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैप्टन अंशुमन सिंह, दामी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। बीते शनिवार को जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखने सुनने वाला हर शख्स भावुक हो गया। We met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight. 5 महीने की सुहागन स्मृति ने पहली बार कैमरे पर अपनी प्रेम कहानी साझा की थी। And I would not be dramatic but it was love at first sight. And after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. सोशल मीडिया पर स्मृति का ये वीडियो वायरल हुआ और लाखों लोगों ने देखा। उस दिन दिल्ली में शहीद अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों लिया था। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही जो कहानी सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता वीरेश पांडे से बातचीत में शहीद अंशुमन की मां और पिता ने बहू स्मृति को लेकर काफी कुछ दावा कर दिया और इस दावे को जानकर सुनकर हर कोई हैरान है। 5 महीने वो आपकी बहू रही, लगभग 5 महीने से ज्यादा भी हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टच में भी नहीं रह रही हैं। हमें बस इतना ही तकलीफ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता, ये दर्द है। कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाए ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार दे कि मैं खोल के देख लूं कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही मौका। आपने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है। वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। 4 दिन बीत गया,
वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है, इतना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला, और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत, कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह से भी बात की और बहू को लेकर उनका पक्ष भी जाना। कुछ एबीपी न्यूज के दर्शक जो उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहीद अंशुमान सिंह के माँ बाप के साथ आखिर क्या हुआ। मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ। बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हमारे बीच बातचीत भी हो, हमने उनसे पूछा भी, बातचीत भी हुई। अगले दिन जब रिहर्सल के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने बात करने का प्रयास किया उस लिफ्ट में मेरी बहू से। तो उनका ये रिप्लाई था, आई डोंट वांट टू। हम आमने सामने सोफे पर बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। सियाचिन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आग की घटना से कई साथियों को बचाया और खुद शहीद हो गए। 19 जुलाई 2023 को यह घटना तब हुई जब उनकी शादी को महज 5 महीने ही हुए थे। जब टेंट में शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी, 3 जवानों को उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन खुद झुलस गए। सास ससुर के आरोप पर एबीपी न्यूज ने बहू स्मृति से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुरदासपुर में कैमरे पर उनसे बात नहीं हो पाई। स्मृति के माता पिता पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहते हैं। हमने स्मृति और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, जो पिछले कल तक अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो स्मृति और ना ही उनके माता पिता जो हैं, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल सास ससुर के आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर अब कल से यही आरोप वायरल हो रहा है। और अब अगली खबर राजनीति की दुनिया से है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों के लिए गिनती शुरू हो गई है। कुल 11 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, क्योंकि 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। महायुति यानी एनडीए ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। दोनों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई गई है। एक सीट के लिए 23 विधायकों के वोट की यहां पर जरूरत है। तोड़फोड़ से बचने के लिए विधायकों को होटल में रखा गया था। हालांकि इसके बावजूद आशंका यह है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं वैभव परब, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वैभव, नतीजे कब तक आ जाएंगे, क्या अपडेट और मिल पा रहा है? 12 सदस्यों के लिए, लेकिन इसमें से एक किसी न किसी की विकेट जाने वाली है। पर अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की प्रज्ञा सातव वो आगे चल रही है और साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे के स्वीय सहायक है मिलिंद नार्वेकर, वो भी आगे चल रहे हैं। यानी जो खतरा था कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग का, तो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और जो खतरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो शेतकरी कामगार पक्ष पार्टी है। वो शेतकरी कामगार पक्ष पार्टी के जयंत पाटिल जी, उनके ऊपर ये खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग में सबसे पीछे वही चल रहे हैं। तो देखना ये होगा 12 उम्मीदवारों से 11 उम्मीदवार में
जयंत पाटिल जीतते हैं या मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे के पीए है और पार्टी के सचिव भी है। पर कई दिनों से ये बात भी चल रही है कि कांग्रेस में कई जो विधायक है वो फूटने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है और ये आशंका कांग्रेस के कई विधायकों ने जताई थी। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर पिछले 2019 में 1 था, वो बढ़कर अब 13 हो गया है। भाजपा को कांग्रेस का बदला लेना है और ये भी दिखाना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो भाजपा को बदला लेते वक्त ये दिखाना है कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में वो भाजपा में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए क्रॉस वोटिंग का वो मामला है वो यहाँ पे अहम रह सकता है। तो बताना यही है कि कांग्रेस के जो वोट्स है, जो 24 वोटों की जरूरत है एक कैंडिडेट के लिए, जो बाकी के वोट्स है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? मिलिंद नार्वेकर के पास जा रहा है, जयंत पाटिल के पास जा रहे हैं, या सीधा महायुति यानी फडणवीस, शिंदे और पवार के पास? तो अजीत पवार की विकेट के निकालने के लिए शरद पवार भी उत्सुक है, पर शरद पवार के पास उतना कैंडिडेट्स नहीं है। तो शरद पवार गिल चुन मैं आता हूं अजीत पवार के वोट फोड़ने की वैभव परब मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास दोबारा और अधिक जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन कुछ जानकारियां मिलनी वहां से शुरू हो गई हैं। जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें पता चल रहा है जो उम्मीदवार आगे हैं उनके बारे में पता चल रहा है कि शिवसेना के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको बता दें अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको, जो गिनती शुरू हुई है महाराष्ट्र में, दरअसल एमएलसी के लिए वोटिंग हुई और अब वोटों की गिनती चल रही है और जो शुरुआती रुझान है, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक शिवसेना के एक उम्मीदवार के आगे चलने की खबर है। कुछ और इस पर अपडेट आपके पास है क्या वैभव? मैं पूरी यहाँ पे काउंटिंग बताना चाहूंगा। 9 कैंडिडेट है जिसमें से पहले रुझान आने हैं। परिणय फुके भाजपा के हैं जो 20 वोटों पे आगे चल रहे हैं। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के स्वीय सहायक है जिनको 17 वोट है। कृपाल तुमाने को 16 है जो एकनाथ शिंदे के सहयोगी है, पार्टी से है। भावना गवली 10 वोटों पे है। अब जयंत पाटिल है जो मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, वो अभी सिर्फ 6 वोटों पे आगे चल रहे हैं। शिवाजीराव गर्जे जो अजित पवार के पार्टी से जुड़े हैं उनको 20 वोट है। सदाभाऊ खोत है जिनको 10 वोट है। विटेकर है भाजपा के, उनको 21 वोट है। यानी सभी जयंत पाटिल को छोड़ के सभी जो कैंडिडेट्स है वो आगे चल रहे हैं, वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, उद्धव ठाकरे के हो या फिर एकनाथ शिंदे के। यानी इसका फैसला अभी कुछ ही समय में आ सकता है कि जयंत पाटिल हार की कगार पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जिन्होंने मतलब बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके 3 में से 2 कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। अच्छा, कांग्रेस को जो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था, मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं है वैभव? जी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा सातव की अभी खबर आ रही है 6-26 को 16 को प्रज्ञा सातव जो राजीव सातव की दिवंगत जो राजीव सातव है उनकी पत्नी है, यहाँ पे वो 20 वोटों पर आगे चल रही है। यानी जीत के लिए सिर्फ 4 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 40 विधायक है। यानी 30 का भी कोटा रखा जाए तो भी प्रज्ञा सातव एक सेफ तरीके से आगे जीत की कगार पर है। यानी मतलब यही है कि बाकी के जो कांग्रेस के 10 वोट है वो किसको जाएंगे? मिलिंद नार्वेकर को जाएंगे या शरद पवार की पार्टी को जाएंगे? शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस साथ में है, लेकिन कांग्रेस के विधायक मिलिंद नार्वेकर को वोट देने की बजाय तो आप नजर बनाकर रखिए वैभव, आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ अपडेट आपके पास होगा हम लौटेंगे आपके पास दोबारा, दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर, शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल की जमानत पर जहां आम आदमी पार्टी खुश है, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल गई बेल, लेकिन अभी रहना होगा जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक चुने हुए निर्वाचित नेता है। ऐसे में ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कोर्ट इस बाबत कोई आदेश नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में है और उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। इधर बेल की खबर आई, उधर दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बताने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी बोली जेल वाले सीएम अब अंतरिम बेल वाले सीएम हो गए। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। कुछ वक्त पहले तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे। जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे थे, बेड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। और मेरा ये क्लियर मानना था, अगर हम केजरीवाल जी से दिल्ली में हाथ नहीं मिलाते, परंतु वो लड़ाई संविधान की लड़ाई थी, अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है, दिल्ली में भी ले रहा था। तो सुना आपने, कांग्रेस तो दिल्ली में खराब प्रदर्शन के लिए ही आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने लगी। खैर, आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो अंतरिम जमानत वाली खबर उसके लिए बड़ी राहत है, भले ही केजरीवाल अभी बाहर ना आ पाए हों। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक चुने हुए निर्वाचित नेता है। ऐसे में ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कोर्ट इस बाबत कोई आदेश नहीं दे सकता। अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से। बीजेपी नेता की यहां बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। अलवर में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। बीजेपी के नेता, इनका नाम यासिन खान बताया जा रहा है। बीजेपी नेता की बीच सड़क पर हत्या हुई है। आइए इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मनीष जी बिल्कुल, यासीन खान पिछले करीब 20 साल से यानी 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और एक दिन पहले ही वो जयपुर पहुंचे थे अपने 2 साथियों के साथ। लौटते वक्त बहरोड कोटपुतली मार्ग पर जब उनकी गाड़ी वहां पहुंची तो 3 से 4 वाहनों में भरकर कुछ लोग जो हथियार बंद थे और वहां पहुंचे और निर्ममता पूर्वक उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। सबसे हैरानी की बात कि वो पिटाई का मंजर इतना खतरनाक था कि यासीन के साथ उनके 2 सहयोगी भी थे, लेकिन वो उनकी मदद करने नहीं आ पाए। इतने ज्यादा वार किए थे यासीन खान पर कि उन्हें तुरंत जयपुर के बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े ये बताया जा रहा है बीच सड़क पर घटना को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। और इस शादी में शामिल होने विपक्ष के कई नेता भी पहुंचे। ममता बनर्जी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पूरे परिवार के साथ यहां गए। अब इसे लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने लालू परिवार पर सवाल खड़े किए हैं।
मुंबई में अनंत अंबानी की शादी का जश्न चल रहा है। देश विदेश के मेहमान शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। सुबह लालू परिवार भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस वीडियो में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, विधायक तेज प्रताप, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी के साथ पटना एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। लालू परिवार पटना से दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हुआ। निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। शुभकामनाएं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये दोपहर उस वक्त का वीडियो है जब लालू परिवार मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। मेहमानों को ले जाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियां खड़ी थी। अलग अलग गाड़ियों में बैठकर लालू परिवार के सदस्य शादी में शामिल होने के लिए यहां से रवाना हुए। अब जब लालू परिवार अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचा है तो इस पर सियासत शुरू हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा कह रहे हैं, जो लोग अडानी अंबानी पर लगातार सवाल उठाते रहे वो अंबानी के चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अंबानी और अडानी पर प्रश्न उठाते थे, आज अंबानी और अडानी के चार्टर्ड विमान से पूरे परिवार सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। किसी के शादी ब्याह निमंत्रण में जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस अंबानी और अडानी पर जो प्रश्न उठाते थे, जनता को भ्रमित करते थे, लोगों को बरगलाते थे, पूरे परिवार सज धज करके निकले हैं बारात। बताएं कहाँ करनी कथनी में समरूपता है। बीजेपी ये सवाल लालू परिवार पर इसलिए उठा रही है क्योंकि लालू और तेजस्वी अंबानी अडानी के बहाने मोदी और बीजेपी की सरकार को घेरते रहे हैं। देश में जो माहौल था, जहाँ चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा, लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अडानी जी है ना अंबानी जी है। बीजेपी ने तो लालू परिवार पर सवाल उठाए ही। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी सहरसा में आम लोगों के बीच चार्टर्ड प्लेन की यात्रा को लेकर लालू परिवार पर सवाल उठा दिया। अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं। असल में चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने अंबानी का नाम लेकर बीजेपी को घेरा था। विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी तो हर रैली में सवाल पूछते रहे। नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपके नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये अडानी अंबानी के हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के नेता शादी में शामिल हो रहे हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे पिछले हफ्ते गांधी परिवार को भी शादी का न्योता मिला था, लेकिन कल ही ये खबर आ गई गांधी परिवार से कोई भी शादी में शामिल नहीं होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता शादी में शिरकत कर रहे हैं। अब दूसरी खबर, बात करेंगे कुदरत के आपातकाल की। देश में बाढ़ बारिश ने कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ में भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। यहां भी लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। पहाड़, मैदान, शहर, कस्बा,
अस्पताल। बहुत पानी है। बाजार। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। मॉनसून आया, कई इलाकों में जानलेवा मुसीबत लाया। इस तस्वीर को देखिए, स्ट्रेचर पर मरीज को निकाला जा रहा है, घुटने तक पानी भरा है। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं। मेडिकल कॉलेज तालाब में तब्दील हो चुका है, बाढ़ का पानी पूरे अस्पताल में भर चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि मरीजों को मेडिकल कॉलेज से निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। वैसे ऐसे हालात शाहजहांपुर के कई इलाकों में हैं। सड़कों पर 5-5 फीट पानी बह रहा है, जो लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। करीब 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। शाहजहांपुर की ही एक और तस्वीर देखिए, गर्रा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, कैसे लोग पानी में पूरी तरह डूबकर अपना सामान बचा रहे हैं, जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इसमें नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी उम्र के लोग शामिल हैं। अब गोंडा की तस्वीरें देखिए, शेरवानी पहने, सेहरा बांधे दूल्हा खतरों से खेलते हुए नाव पर बैठकर ब्याह रचाने जा रहा है। ऐसा ही नजारा बिहार के बड़े शहर मुजफ्फरपुर में नजर आ रहा है। बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। 500 से ज्यादा परिवार, जिसमें बुजुर्ग और युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने मुजफ्फरपुर के बिगड़े हालात का जायजा लिया। तेज बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज होने के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके के लोगों को 3 महीने के लिए हर साल जो है पलायन करना पड़ता है। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल मोतो। अगर इसी तरह से जलस्तर में वृद्धि होती रही तब तो पानी आपके घरों में घुस जाएगा। हाँ, घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर रोड पर हम लोग चले जाएंगे, फिर रोड पर जाकर रहेंगे। फिर जो ऐसे अब हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है? हर साल यही स्थिति रहती है। ऐसे भी कोई सुविधा नहीं मिलता है हम लोग को, ना नाव वाला है, ना कोई। अपना बाल बच्चा लेके इतना पानी हो जाता है, निकल जाते हम लोग। यूपी बिहार के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हालात ऐसे ही हैं। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में मॉनसून मुसीबत लेकर आया है। ये तस्वीर मुंबई के सानपाड़ा अंडरपास की है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके से भी आईं। गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सड़कें जाम हैं। सोचिए, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। किसी को दफ्तर जाना होगा, किसी को अस्पताल, तो किसी को स्कूल। लेकिन कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश के पानी ने ब्रेक लगा दी है। अब तक आपने मैदानी इलाकों में बारिश से हुई मुसीबत को देखा। अब आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं, जहां से रोजाना डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर है, जहां के कलसिया नाले में अचानक तेज उफान आ गया और लोगों के घरों में लबालब पानी भर गया। हल्द्वानी से थोड़ा ऊपर बढ़े तो नैनीताल की ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है। पहाड़ गिर रहे हैं, हर तरफ मलबा पड़ा है। कुमाऊं रीजन की ही तरह गढ़वाल में भी हालात बेहद खराब हैं। राहत की खबर यह है कि जोशीमठ के पास पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुई सड़क को धीरे धीरे खोला जा रहा है। पहले पैदल यात्रियों को प्रशासन ने निकाला, फिर दोपहिया वाहनों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। रोजाना ऐसी तस्वीरें डराती हैं। इस मौसम में सावधानी जरूरी है, क्योंकि कोई भी खतरा बताकर नहीं आता। ऐसे में सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जान है तो जहान है। और राजनीति की दुनिया से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो एमएलसी के चुनाव हुए उसके नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को यहां पर 9 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव पर यह बड़ा अपडेट है। एनडीए ने अपनी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है।
11 सीटों में से 9 और महाविकास अघाड़ी का एक उम्मीदवार हार गया है। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हार गया है, तो इस खेमे के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उनके 2 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें एक कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, लेकिन शरद पवार समर्थित जो एक उम्मीदवार था वो हार गया है। और 9 एमएलसी अब एनडीए के, यानी एनडीए ने अपनी 9 सीटें जो हैं वो जीत ली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।